हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का 5वां लेक्चर कराने वाला हूं, जिसका टाइटल है फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट सीरियल्स, जिसको हिंदी में कहेंगे महत्वपूर्ण धान्य फसलों का आधार व प्रमाणीकृत बीज उत्पादन। तो इसके बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यह कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट कोड इसका है AG 403, जिस सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। इसका हम लोग 5वां लेक्चर कर देख रहे हैं। इसके पहले हमने 4 लेक्चर करा दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन कैसे होता है। कहने का मतलब दोस्तों यह कि महत्वपूर्ण जो धान्य फसलों का आधार है और प्रमाणित बीज उसका उत्पादन कैसे करते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सभी जो फसल होती है उसका फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करने के लिए जो चरण होता है वह समान होता है, लेकिन कुछ जो फसल होती है उनमें भिन्न होता है। कुछ फसल में कुछ चरण परिवर्तित होता है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। जिसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब होता है पृथक्करण दूरी। तो पृथक्करण दूरी के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पृथक्करण दूरी होता है, इसका फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन में क्या स्टेप है, ठीक है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस मतलब पृथक्करण दूरी। तो पर परागण के प्रतिशत के आधार पर धान्य फसलों में पृथक्करण दूरी परिवर्तित हो सकती है। पर परागण के प्रतिशत के आधार पर धान्य फसलों में पृथक्करण दूरी परिवर्तित हो सकती है। धान्य फसल मतलब सीरियल क्रॉप्स, ठीक है। गेहूं में लूज स्पॉट रोग से बचाव के लिए 150 मीटर दूरी रखी जाती है। ज्वार में जॉनसन घास के खेत में 400 मीटर पृथक्करण दूरी रखी जाती है। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे अलग अलग क्रॉप हैं उनमें देखिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो अलग अलग रखा गया। यहाँ पर देखिए 400 मीटर रखा गया है अलग ज्वार में, और इसमें गेहूं में लूज स्पॉट से बचने के लिए 150 मीटर पृथक्करण दूरी जो है वह रखा गया है। मैं भी आप लोगों को 4-5 क्रॉप का आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, कैसे है, उसको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, फसल जो है वह गेहूं गेहूं में जो पोलिनेशन होता है सेल्फ पोलिनेशन होता है। इसकी जो एफएस होती है 3 मीटर होती है और सीएस 3 मीटर होती है, ठीक है। हम लोग ये आइसोलेशन डिस्टेंस में देख रहे हैं। और ये जो जौ होता है बार्ली, बार्ली में भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसकी भी एफएस 3 होती है और सीएस 3 होती है, ठीक है। 3 मतलब 3 मीटर, ठीक। धान में भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसकी भी एफएस 3 मीटर होती है से और सीएस भी 3 मीटर होती है। ज्वार मतलब sorghum, sorghum में भी पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन इसकी जो पृथक्करण दूरी होती है वह 200 मीटर होती है। कितनी होती है? 200 मीटर। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को कुछ क्रॉप में देखिए सेम है, और लेकिन कुछ क्रॉप में देखिए नीचे अलग अलग है। तो ज्वार में 200 मीटर एफएस, 100 मीटर सीएस की पृथक्करण दूरी होती है। अगला है मक्का में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और इसमें पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? एफएस में 400 मीटर और सीएस में 200 मीटर, ठीक। बाजरा मतलब बाजरे में कौन सा पॉलिनेशन होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें 1000 मीटर रखा जाता है एफएस में और 200 मीटर रखा जाता है सीएस में, ठीक। तो अभी तक यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आइसोलेशन डिस्टेंस में हम लोग क्या देखा कि पर परागण के प्रतिशत के आधार पर धान्य फसलों में पृथक्करण दूरी परिवर्तित हो सकती है। आगे चलते हैं। तो जो बुआई होता है, बुआई मतलब सोइंग, सोइंग कैसे फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड में अपना स्टेप क्या है इसका, उसको देखेंगे, ठीक है। तो धान्य फसलों में बुआई का समय व बीज दर फसल के प्रकार के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। क्या बोला है कि धान्य फसल में बुआई का समय और बीज दर फसल के प्रकार के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जैसे रबी फसल, खरीफ फसल। अभी मैं दिखाऊंगा बुआई का समय कौन सा है, ठीक है, उसको मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। तो इसकी जो फसल होती है उसकी बुआई की 2 विधियां होती है। हम लोग किसका देख रहे हैं इसमें? इसमें हम लोग देख रहे हैं राइस का। तो राइस में बुआई की 2 विधि यूज की जाती है। पहला होता है डायरेक्ट सोइंग और दूसरा होता है ट्रांसप्लांटिंग मेथड। तो डायरेक्ट सोइंग में क्या होता है? प्रत्यक्ष बिजाई, और ट्रांसप्लांटिंग में रोपण विधि। इसका मतलब है कि डायरेक्ट खेत में छिड़काव करके उसकी बुआई कर देंगे। इसका मतलब कि पहले प्लांट तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। डायरेक्ट सोइंग क्या होता है? इसमें खेत को तैयार करके सीड ड्रिल मशीन के उपयोग से बुआई की जाती है। इसमें 60 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर रखी जाती है, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है? ट्रांसप्लांटिंग में इसमें पहले नर्सरी तैयार की जाती है, फिर 1 महीने के पश्चात मुख्य खेत में पानी भर के उसमें पौधे को रोपित कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर रखा जाता है। तो आप लोग देख लीजिए बीज दर क्या होता है, बुआई के समय क्या होता है। तो ये जो एक ही क्रॉप को मैं, ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 क्रॉप दिख रहे हैं, इसी 6 क्रॉप को मैं पूरे वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए गेहूं में जो बुआई का समय है वह नवंबर,
इसमें बीज दर कितना है 60 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और जौ में देखिए, जौ में बुआई का समय कब है अक्टूबर, इसमें बीज दर कितना है 60 से 75। धान में, तो धान मई से अगस्त में बुआई की जाती है, इसकी इसकी जो बीज दर होती है परिवर्तनशील होती है, मतलब अलग अलग रेट होता है इसका। अगला है ज्वार स्वारगम, स्वारगम की बुआई का समय क्या है जून से जुलाई, इसकी जो सीड रेट है वो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ पर देखिए सब परिवर्तित हो रहा है एक दूसरे से, ठीक है। मक्का का बुआई का समय जून, तो जून में देखिए इसकी जो बीज दर वो 16 से 18 केजी प्रति हेक्टेयर। बाजरा का देखिए, बाजरा जुलाई, इसकी जो बीज दर वह 3 से 3.5 केजी प्रति हेक्टेयर है। तो यह था बुआई में। अब आगे देखेंगे हम लोग इसमें फर्टिलाइजर। तो विभिन्न धान्य फसलों को विभिन्न उर्वरकों की भिन्न भिन्न मात्राएं आवश्यक होती हैं। नाइट्रोजन की आधी तथा फास्फोरस व पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में डाली जाती है। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा पुष्पन के समय खेत को दी जानी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने इसको इंपॉर्टेंट के लिए लिखा था। तो आप लोग इसको देख लीजिए कि जो नाइट्रोजन होती है उसकी आधी तथा फास्फोरस व पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में डाल देनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखेंगे कितना कितना फर्टिलाइजर यूज होता है। तो वही क्रॉप फिर से आ गया है। तो गेहूं में देखिए नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटेशियम 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और इसमें यूरिया भी यूज किया जाता है। जौ में 60 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन, 30 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से फास्फोरस, 20 केजी प्रति हेक्टेयर पोटेशियम। अगला है धान, धान में 60 केजी प्रति हेक्टेयर फास्फोरस धान में फास्फोरस 40 केजी प्रति हेक्टेयर, पोटेशियम 30 केजी प्रति हेक्टेयर, और इसमें जिंक सल्फेट का भी प्रयोग 15 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाता है। ज्वार में 100 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन, 60 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से फास्फोरस, 40 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से पोटेशियम। मक्का में 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन, 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फास्फोरस, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम। बाजरा में 100 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन, 50 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से फास्फोरस, 50 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से ही पोटेशियम। ठीक, तो उम्मीद करते हैं अभी तक हमने जितना था आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आप लोग इसका पीडीएफ या तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब देखेंगे इरिगेशन सिंचाई। तो विभिन्न प्रकार के धान फसलों की सिंचाई की आवश्यकता परिवर्तित हो सकती है। तो इसमें दोस्तों हम लोग मेन पॉइंट आप लोग बता दें कि ये जो हम लोग देख रहे हैं ये जो लेक्चर, इसमें हमें यही देखना है कि एक दूसरे से भिन्न किस प्रकार से है। ठीक है, यही इसका मेन एम है, यही हम लोग को देखना है। तो इरिगेशन भी देख लेते हैं कब की जाती है, कितनी की जाती है। तो वही फसल फिर से आ गया। तो गेहूं में 506 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जौ में 203 सिंचाई की, धान में जल भराव 3 से 5 सेंटीमीटर, और ज्वार में 3 से 4, और मक्का में 4 से 5 हल्की सिंचाई, बाजरा में 1 से 2 सिंचाई की जाती है। तो ये होगी सिंचाई की। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम लोग प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन, तो प्लांट प्रोटेक्शन जो होता है 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। पहला होता है वीड कंट्रोल, दूसरा डिजीज कंट्रोल, और तीसरा होता है इंसेक्ट कंट्रोल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल कैसे हम लोग क्या करेंगे, प्लांट का प्रोटेक्शन करेंगे। तो गेहूं में क्या करेंगे दोस्तों, वीड को कंट्रोल करने के लिए 2,4-D या आइसोप्रोटेरॉन का हम लोग क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे। तो 2,4-D का 0.5 केजी प्रति 5 केजी प्रति 750 लीटर पानी में, और इसका दोस्तों 1 केजी प्रति 750 लीटर पानी में। ठीक है, जौ में किसका करेंगे 2,4-D का, इसमें भी 1 केजी 750 लीटर पानी में। ठीक है, धान में स्टेम या 34, इसका भी 1 लीटर प्रति 1,000 लीटर पानी में। ठीक है, ज्वार का एट्राजीन 1 केजी प्रति 750 लीटर पानी में। मक्का का टेफाजीन 1.5 से 3 केजी प्रति 1900 लीटर पानी में। बाजरा का एट्राजीन 1 केजी प्रति 750 लीटर पानी में। ठीक है, तो ये हो गया वीड कंट्रोल। हम लोग प्लांट प्रोटेक्शन में देखें, इससे पहला देखें हम लोगों ने वीड कंट्रोल, दूसरा देखेंगे डिजीज कंट्रोल। क्या देखेंगे, डिजीज कंट्रोल। तो फसल कौन सा है, वही फसल है। गेहूं में दोस्तों ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लाइट रोग रख रहा है, जिसमें क्या करते हैं, माइनेब और जीनेब का छिड़काव करते हैं। ठीक, जौ में भी दोस्तों यही सेम लगता है, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लाइट, इसमें भी माइनेब और जीनेब का यूज किया जाता है। इसके बाद धान, धान में कौन कौन सा लगता है, सबसे मुख्य रोग धान का है खैरा और ब्लास्ट डिजीज, ब्राउन स्पॉट। इसके लिए क्या किया जाता है, जिंक सल्फर प्लस लाइम वाटर का यूज किया जाता है, इसमें हिनोसेन, इसमें एग्रोसन जीएन का। ठीक है, आगे है ज्वार। ज्वार में कौन सा डिजीज लगता है, तो सिगरी डिजीज, लीफ स्पॉट, इसमें जायरम और सेबिन, और लीफ स्पॉट में जीनेम। मक्का में कौन कौन सा लगता है, तो मक्का में लगता है कर्नल रॉट, सीडलिंग ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, स्टॉक रॉट।
इसके लिए क्या यूज किया जाता है दोस्तों, तो कर्नल रॉट, सीडलिंग ब्लाइट के लिए कार्बोक्सिन, और डाउनी मिल्ड्यू के लिए मीने प्लस जेडियन SO4, और स्टाक के लिए कैप्टान या ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं बाजरा के लिए। तो बाजरा के लिए क्या यूज किया जाता है, सॉरी बाजरा में कौन सा डिजीज लगता है, तो ग्रीन ईयर स्मट एयरगट, ग्रीन ईयर और स्मट अर्गट रोग लगता है बाजरा में, जिसके लिए Z78 का यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने प्लांट प्रोटेक्शन में दो देख लिया, तीसरा हम लोगों को देखना है इंसेक्ट कंट्रोल। इसे इंसेक्ट कंट्रोल या पेस्ट कंट्रोल भी हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूं। तो वही क्रॉप है इसमें भी, तो इसमें कौन सा पेस्ट लगता है, तो इंसेक्ट लगता है, रेट लगता है, ठीक है, गेहूं में। इसके लिए क्या किया था, थाइडोम, और रेड के लिए क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम फास्फाइड का यूज किया जाता है। जौ में भी सेम ये यूज किया जाता है। धान में कौन सा लगता है, घुंडी बग, स्टेम बोरर, प्लांट होपर। इसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, घुंडी बग के लिए वीड कंट्रोल BHC का यूज किया जाता है, स्टेम बोरर के लिए BHC का, और प्लांट होपर के लिए पैराथ्रियन और सेविन का यूज किया जाता है। ज्वार में कौन सा लगता है, तो सूट फ्लाई, स्टेम बोरर, ईट ईयर हेड बग्स। इसके लिए क्या किया जाता है, स्पोर्ट फ्लाई के लिए, सॉरी सूट फ्लाई के लिए थाइमेट, स्टेम बोरर के लिए थाइडोम और सेविन, ईयर हेड बग के लिए BHC, ठीक है। अगला मक्का, मक्का में कौन कौन सा लगता है डिजीज, सॉरी इंसेक्ट, स्टेम बोरर, अदर पेस्ट और लगते हैं दोस्तों। तो स्टेम बोरर के लिए थाइडम और सेविन, और अदर जो पेस्ट लगते हैं उसके लिए BHC का यूज किया जाता है। बाजरा में कौन कौन सा लगता है, तो टर्माइट, टर्माइट के लिए BHC का यूज किया जाता है, सूट फ्लाई इसके लिए थाइमेट, और स्टेम बोरर के लिए मोनोक्रोटोफास का यूज किया जाता है। तो यह हम लोगों ने देख लिया क्या, लेक्चर 5, जिसका टाइटल था फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सीरियल, मतलब महत्वपूर्ण धान फसलों का आधार व प्रमाणित बीज का उत्पादन हम लोग कैसे करेंगे। तो इस प्रक्रिया द्वारा हम लोग प्रमाणित बीज का उत्पादन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। आप लोगों को यदि इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।